नमस्कार दोस्तों, मैं आवेश पांडे जीएस पुराण में आज आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। तो आज हम 9 जनवरी 2025 का करंट अफेयर देखेंगे। विजन आईएएस का ये डेली करंट अफेयर चल रहा है। एक और नया इनिशिएटिव हम लोग लॉन्च करने वाले लाने वाले हैं इसी चैनल पे, पीटी 365। ठीक है, इनका जानते हैं पॉलिटी का जो मॉड्यूल है वो आ चुका है, वो भी डेली पढ़ाया जाएगा, आपको उसको देखना है। ठीक है, तो यूपी पीसीएस जो भी यूपीएससी जो 2025 का देना चाह रहे हैं उसके लिए करंट अफेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट है विजन आईएएस का। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है। ठीक है, भूलिएगा नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आइए देखते हैं मॉडिफाइड, पहला टॉपिक देखते हैं मॉडिफाइड कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम। ठीक है, किया गया कौन सा, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे द्वारा। ठीक है, स्कीम क्या, इसमें क्या है, जो रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स है ना, जो पूरे देश भर में मेनली होता क्या है कि जो रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स हैं उनको कोई अगर ले जा रहा है अस्पताल में, तो मान लीजिए ले जा रहा है वो अपने सोचेगा मैं अपना पैसा क्यों दूं या फिर वो दिक्कत आएगी। तो ऐसे स्कीम बनाया गया कि जो रोड एक्टिव जो विक्टिम्स है एक्सीडेंट वाले, उनका तो पैसा ना लो। ठीक है, उनसे पहले उनका इलाज करो, बाकी सब देखा जाएगा, पैसा वैसा सरकार देगी बाद में। तो जैसा स्कीम लाया गया ताकि उनकी जिंदगी बच सके, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है जो उनको पहुंचा रहा है 99% चांस होगा कि कोई जान पहचान का नहीं है। ठीक है, बहुत मुश्किल होगा कि यहाँ आपके जान पहचान वाले कोई गिर गया हो तो आप उठा के ले जा रहे हो, नहीं ऐसा होता नहीं है। Schemes aims to provide cashless treatment for road accident victims nationwide. ठीक है, previously pilot project on cashless treatment scheme was has been launched by Ministry of Road. ठीक है, पहले लॉन्च किया गया था पायलट प्रोजेक्ट ऑन द कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम। ठीक है, कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम। लीगल मैंडेट क्या है, कैशलेस ट्रीटमेंट का लीगल मैंडेट किसमें दे रखा है, मोटर व्हीकल एक्ट 1988 में दे रखा है। ठीक है, की फीचर्स क्या है इस स्कीम के, ट्रीटमेंट कॉस्ट देखिए, सपोर्ट विल बी प्रोवाइडेड अप टू 1.5 लाख फॉर ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ 7 डेज। ठीक है, 7 दिन के अंदर अंदर आपको 1.5 लाख तक का वो भी मिलेगा, क्या कहते हैं, सब कैश सपोर्ट मिलेगा सरकार की तरफ से। क्या हो सकता है, देखिए प्रोवाइडेड हो क्या मतलब, पुलिस को भी पता होना चाहिए, इन्फॉर्म करो उस एक्सीडेंट के बारे में विद इन 24 आवर्स में। ठीक है, एडिशनली क्या होगा, हिट एंड रन केस अगर है तो 2 लाख रुपए मिलेगा जो डिजीज के फैमिली के लिए। ठीक है, डिजीज का मतलब वो आदमी मर चुका है तो उसके घर वालों को मिलेगा, पैसा मिलेगा। इसके इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन सी होगी, नेशनल हेल्थ क्या अथॉरिटी है, एनएचए, इन कोऑर्डिनेशन विद पुलिस, हॉस्पिटल, स्टेट हेल्थ, जितनी भी एजेंसीज है इन सबको मिला के। एक है ई डिटेल्ड एक्सीडेंट रिपोर्ट, ई डार एप्लीकेशन है। ठीक है, इसमें आप रिपोर्ट कर सकते हैं कोई एक्सीडेंट हो रहा है, विल हेल्प एनएचए इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम। कवरेज सबके लिए है, तो आप जान गए इम्पोर्टेंट क्या है। देखिए इनका मेन क्या है, नीट क्या है, तक 1.8 लाख जो फैटिलिटीज हो रही हैं, जो चोट हो रही हैं अकर ड्यू टू रोड एक्सीडेंट की वजह से हो रही है, लास्ट ईयर हुआ है मतलब। ठीक है, लगभग 1.8 लाख फैटिलिटीज हुई हैं, वो रोड एक्सीडेंट की वजह से हुई है लास्ट ईयर। और 66% ऑफ दिस एक्सीडेंट इन्वॉल्व इंडिविजुअल्स जो कि 18 से 34 साल के बीच के हैं। आपको पता है नया नए नए लौंडे हैं, खून एकदम गर्म होता है तो खूब दौड़ाते हैं भगाते हैं। एंकरेजिंग गुड समरिटन्स, देखो समरिटन्स कौन होते हैं, स्मारिटन्स कुछ लोग बोलते हैं, समरिटन्स अलग अलग प्रोनाउंसिएशन इसका। तो गुड समरिटन्स वो होते हैं जो वो लोग जो कि हु रेंडर्स इमरजेंसी मेडिकल फॉर नॉन मेडिकल केयर और असिस्टेंट। ठीक है, नॉन मेडिकल केयर और असिस्टेंस के लिए जो अपना दिखाते नहीं, आप पहुंचा दिए उनको, क्या कहते हैं, अस्पताल में यार, तो आप गुड समरिटन्स में आते हैं, यानी स्मारिटन बोलिए समारिटन बोलिए जो आपका प्रोनाउंसिएशन हो, स्पेलिंग यही होगी, आप देख लीजिएगा ध्यान से। आल्सो इट विल हेल्प इन द ट्रीटमेंट इन द गोल्डन आवर। गोल्डन आवर को पता है, जो आपको जब चोट होती है, ट्रैफिक एक्सीडेंट होता है, उसके भीतर भीतर जो 1 घंटे का समय होता है, अगर आप उसको कहते हैं कि जब एक्सीडेंट, मतलब एक बात बता दूं आपको, जो कहते हैं ऑन द स्पॉट डेथ हुई है, देखिए ऑन द स्पॉट डेथ कुछ होता, ऐसा कुछ होता नहीं है। और अब एक बात अलग है, गला ही कट के आपका अलग हो जाए, लेकिन मैक्सिमम ऑन द स्पॉट कुछ डेथ होता नहीं है। अगर उनको भी सही समय पे एकदम मतलब अचानक जल्दी से ट्रीटमेंट पहुंचा दो तो मोस्टली चांस होता है कि वो आदमी बच जाए, तो उसको गोल्डन आवर कहते हैं। रोड सेफ्टी इनिशिएटिव्स क्या है, भारत में लिए गए, नेशनल रोड सेफ्टी पॉलिसी आई थी कब, 2010 में। देखिए ब्लैक स्पॉट स्कीम। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन मतलब जहाँ पे प्रोन स्पॉट, मतलब पता चला ये मोड़, ये तीखा मोड़ है, यहाँ पे ज्यादा एक्सीडेंट होता है, तो इसी को आप पहले से बता दो तो आगे ज्यादा एक्सीडेंट एक्सीडेंट होने का चांस होता है। आप देखते हो कि चलते हुए
तो लिखता नहीं लिखा रहता है एक्सीडेंट प्रोन एरिया। कभी कभी आप देखते होंगे अगर हाईवे पे चलते होंगे, नेशनल रोड सेफ्टी काउंसिल बनाया गया था, ठीक है, कैसे हाईवे बने, क्या उसको रोड सेफ्टी देखने के लिए। इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस, डेटाबेस एक जगह मिले, रोड सेफ्टी ऑडिट्स, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर यानी कि अपने एस जयशंकर सर ने एक बताया कि कैसे जो इंडियन डायस्पोरा है, जो भारतीय प्रवासी लोग हैं, उन्होंने भारत के मतलब कि भारत को डेवलपमेंट में कितना अपना योगदान दिया है, ठीक है। तो 18वां प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया, कब? 9 जनवरी को, ठीक है, जनवरी 9 को। और क्यों मनाया जाता है 9 जनवरी को? क्योंकि इस दिन महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से भारत आए थे, और ये 2 साल में मनाया जाता है एक बार, ठीक है, 2 साल में एक बार मनाया जाता है। देखिए, प्रवासी भारतीय दिवस इज ए बाइनियल इवेंट, मतलब 2 साल में एक बार मनाया जाता है। जनवरी 2009 में से क्या कहते हैं, जनवरी 9 जनवरी को मनाया गया, मतलब क्या कहते हैं 9 जनवरी को मनाया गया, कमोरेटिंग द डे ऑफ 1915। 1915 में क्या होता है कि उस दिन महात्मा गांधी जो है साउथ साउथ अफ्रीका से भारत आए थे। तो इंडियन डायस्पोरा के बारे में जान लेते हैं। इट इज अ जेनरिक टर्म है जो यूज किया जाता है एड्रेसिंग पीपल हु हैव माइग्रेटेड फ्रॉम द टेरिटरीज दैट आर करेंटली विद इन द बॉर्डर ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया, ठीक है। ये एनआरआई होते हैं, पीआईओस होते हैं, ओसीआई सब इसी में आते हैं, जो भी भारतीय प्रवासी हैं, ठीक है। देखिए, भारतीय प्रवासी में भारतीय मूल के जो लोग हैं वो भी आ जाते हैं, जैसे कमला हैरिस ये भी भारतीय प्रवासी में ही आ जाती है, मतलब वो अमेरिका की नागरिक हो, ओके। एनआरआई तो भारत के नागरिक होते ही हैं। पीआईओ ओसीआई, एक पीआईओ ओसीआई कार्ड होल्डर्स हुआ करते थे। ओसीआई मतलब सिटीजन ऑफ ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ओसीआई कार्ड्स होते थे इनके। ये मेनली ये होते थे कि एक समय था कि इनके माँ बाप दादा कभी भारतीय थे, ये भी भारतीय बन सकते थे, लेकिन इन्होंने भारतीय नहीं बना, तो इनको ओसीआई कार्ड मिल जाता है। तो कुछ इनको मतलब छूट मिलती है, जैसे वीजा सिस्टम से या कुछ ऐसी छूट मिलती है, तो ओसीआई कार्ड धारक होते थे। एक पीआई होते थे, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। अच्छा, इन दोनों स्कीम को मर्ज कर दिया गया था कब? 2015 में, ठीक है। और पीआईओ ओसीआई को मर्ज कर दिया गया कब? ओसीआई मतलब कि पीआईओ को ओसीआई के अंदर मर्ज कर दिया गया था। स्टेटस ऑफ इंडियन डायस्पोरा के बारे में बताते हैं कि लगभग 35.42 मिलियन डायस्पोरा हैं, विच इंक्लूड्स 15.85 मिलियन डायस्पोरा नॉन यानी एनआरआईज हैं भारत में। मतलब जो 35 बताया जा रहा है, 35 में 15 जो है, लगभग 15 लगभग कितने हैं, ये सब एनआरआई हैं, क्योंकि भारत के नागरिक ही 15 मिलियन लगभग एनआरआई है जो भारत के नागरिक है। बाकी अभी आपको कुछ दिन पहले बताया था, यूएन वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट के हिसाब से लगभग कितना 18 मिलियन इंडियन माइग्रेंट्स हैं जो बाहर गए हैं, जो काम कर रहे हैं, ठीक है। द यूएसए इज होम टू द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 5.4 मिलियन पीपल टोटल। अच्छा, मेजर कंट्रीब्यूशन क्या है इंडियन डायस्पोरा के? इकोनॉमिक, देखिए फॉरेन रेमिटेंसेस जो भेजते हैं भारत में, ठीक है, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में यूज होता है। नॉलेज ट्रांसफर, जो टेक्निकल नॉलेज ट्रांसफर होता है, ठीक है, आप जाते हैं पढ़ लिख के आते हो यहाँ पे काम करते हो, ये भी है। हेल्प क्रिएट ट्रस्ट विद द फॉरेन इन्वेस्टर, एफडीआई अट्रैक्ट होता है, इससे डिप्लोमेसी में काम आता है। आपको पता है अभी जैसे मिनिस्ट्री ऑफ डोज है, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट इफिशियंसी, इसमें विवेक रामास्वामी है। विवेक रामास्वामी भी भारतीय डायस्पोरा में आएंगे, ठीक है। तो एक डिप्लोमेसी में भी आपका सॉफ्ट पावर बढ़ता है इससे। प्रमोटिंग इंडियन कल्चर, विवेक रामास्वामी इंडियन कल्चर को जैसे कैसे प्रमोट करते हैं। इससे पहले ऋषि सोनक थे, ठीक है, उन्होंने वो भी भारतीय कल्चर को कैसे प्रमोट करते थे। तो वो भी जैसे अपने जानते हैं कि हिंदू त्योहारों को मनाते थे, इस तरीके से इंडियन कल्चर भी प्रमोट होता है। ये चीज देख लेते हैं। सम इनिशिएटिव्स टेकन फॉर एनहेंसिंग डायस्पोरा एंगेजमेंट्स, क्या क्या है? ओसीआई स्कीम 2005 में जो इंट्रोड्यूस किया गया था। नॉलेज इंडिया प्रोग्राम मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के द्वारा टू फोस्टर क्लोजर कनेक्शन विद द इंडियन डायस्पोरा यूथ। इंडियन कम्युनिटी वेलफेयर फंड बनाया गया था फॉर दिस, फॉर असिस्टिंग ओवरसीज ओसीआईज जो हैं, असिस्ट करने के लिए इंडियन कम्युनिटी वेलफेयर फंड, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने हाईलाइट किया एक इशू को, क्या? सुप्रीम कोर्ट हाईलाइटेड इश्यूज इम्प्लीमेंटिंग द डैम सेफ्टी एक्ट 2021। बोला डैम सेफ्टी एक्ट 2021 है, उसमें प्रॉब्लम है, तो उसमें कुछ इशू हाईलाइट किए। सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया दैट द नेशनल कमेटी ऑन डैम सेफ्टी जो है यानी एनसीडीसीएस जो है, एज मैंडेटेड अंडर सेक्शन 5 ऑफ द एक्ट, हैड नॉट, देखिए, हैड नॉट बीन कॉन्स्टिट्यूटेड सिंस इट्स इनैक्टमेंट। सुनिए, मतलब ये बना ही नहीं है,
अभी तक ये नेशनल कमेटी ऑन डैम सेफ्टी बना ही नहीं है। इस एक्ट के तहत 4 चीजें बननी थी। क्या क्या बननी थी? ये वाली बॉडी है, एक बनना था डैम, एक देखिए ये 4 टी है, इसमें 4 स्ट्रक्चर, इस एक्ट के तहत 4 बॉडी बननी थी, उसमें से एक ये भी है। ठीक है, अभी आगे आएगा, मैं आपको दिखाता हूँ। कमिटी इज अ पार्ट ऑफ 4 tiered इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर, वही जो मैंने आपको बताया। इट एम्स टू प्रिवेंट डैम फेलियर रिलेटेड डिजास्टर एंड टू मेंटेन स्टैंडर्ड ऑफ डैम सेफ्टी। ये किसके द्वारा चेयर किया जाएगा? अगर जब बनेगा तो सेंट्रल वाटर कमीशन का जो अध्यक्ष होता है उसके द्वारा इसको चेयर किया जाएगा। देखिए, अबाउट डैम सेफ्टी एक्ट 2021 के बारे में बता दूं, इसका क्या काम था। इसका काम था सर्विलांस करना, इंस्पेक्शन करना, ऑपरेशन मनी चलाना उसको, मेंटेनेंस का भी काम था ऑफ द स्पेसिफाइड, मतलब एक डैम को, फॉर प्रिवेंशन ऑफ डैम फेल्योर। ठीक है, डैम फेल ना करे। अच्छा देखिए, जो मैंने कहा ना उस एक्ट के तहत 4 बॉडी बननी थी, कौन कौन सी? देखिए, ये पहले की, ये नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी, जो कि ठीक है। दूसरा ये जो मैंने आपको अभी बताया, जो अभी इसी बार सुप्रीम कोर्ट कह रहे को अभी तक नहीं बना है। तीसरा ये स्टेट लेवल पे स्टेट कमेटी ऑन डैम सेफ्टी, ठीक है। चौथा ये स्टेट डैम सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन। तो ये 4 बॉडीज इसके तहत बनने थे। अदर डैम सेफ्टी मेजर्स टेकन इन इंडिया क्या दिया गया? नेशनल रजिस्टर ऑफ लार्ज डैम NRLD कंपाइल्ड एंड मेंटेन बाय सेंट्रल वाटर कमीशन। डैम रिहेबिलिटेशन इम्प्रूव प्रोजेक्ट यानी ड्रिप प्रोजेक्ट। ड्रिप किससे संबंधित है? डैम रिहेबिलिटेशन एंड इम्प्रूवमेंट के लिए, सपोर्टेड बाय वर्ल्ड बैंक और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक यानी AIIB इसको सपोर्ट करता है, इस स्कीम को। बाकी बहुत से स्कीम अलग अलग, जैसे धर्मा पोर्टल, ठीक है। अदर नेशनल सेंटर फॉर अर्थक्वेक सेफ्टी ऑफ डैम्स, डैम हेल्थ एंड रिहेबिलिटेशन मॉनिटरिंग एप्लीकेशन, धर्मा एक ऐप है, ठीक है। इसके तहत भी कुछ काम देखा जाता है। डैम्स इन इंडिया देखते हैं, एसोसिएटेड सेफ्टी कंसर्न्स। इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट डैम ओनिंग नेशन इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना एंड USA। सबसे ज्यादा डैम कहाँ पे है? चाइना में है, उसके बाद USA तीसरे नंबर पे भारत। अबाउट 5000 लार्ज डैम इंडिया इन, मतलब 5000 बड़े डैम जो है भारत में, ठीक है। की से डैम सेफ्टी कंसर्न्स क्या है आपको पता है? एजिंग डैम्स का भी ओवर 80% ऑफ लार्ज डैम्स आर ऑलरेडी ओवर 25 ईयर्स ओल्ड, मतलब 80% से ज्यादा जो बड़े डैम है वो 25 साल से पुराने हो चुके हैं। सेडिमेंटेशन हो जाता है, आपको पता है, इकट्ठा हो जाती है जो एक्यूमुलेट, बस ये नदियां हैं, मान लीजिए ये डैम, ठीक है, ऐसे डैम बना होता है, नदियां हैं, तो यहाँ पे मिट्टी इकट्ठा करती रहती है, तो इससे यहाँ पे अवसाद यहाँ पे इकट्ठा करते रहती है, ठीक है। तो ये भारी पड़ता है, डैम टूटने का खतरा पड़ता है। सिस्मिक रिस्क होता है, ये आपको पता ही है। जैसे कि जो चैंग डैम है, चैंग डैम ड्यूरिंग द 2001 भुज अर्थक्वेक जो आया था 2001 में, वो चैंग डैम की वजह से आया था। देखिए, तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट बायलेटरल मीटिंग बिटवीन इंडिया, फॉरेन सेक्रेटरी आपको पता है विक्रम मिस्री सर गए हुए थे, तो दुबई में गए थे, दुबई में मीटिंग हुई है। एंड अफगानिस्तान के जो एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर हैं, ठीक है। हाईएस्ट लेवल एंगेजमेंट हुआ तालिबान में सिंस लेटर टू कंट्रोल ओवर काबुल इन 2021। देखिए, मेनली क्या था कि ये जो गए हैं मिलने, देखिए फ्रेंडशिप ट्रीटी हुई थी अफगानिस्तान इंडिया में 1950 में। ये मेनली क्यों मिले थे? इनको रिकॉग्नाइज करने नहीं गए थे, मेनली इसलिए गए थे क्योंकि ये चाहते थे जो अफगानिस्तान में जो ह्यूमैनिटेरियन, जो क्या कहते हैं हम लोग का, जो एक्टिविटीज है भारत की, वो चालू रहे, लोगों की सुविधाएं मिलती रहे, मेनली उसी के लिए गए थे ये। टू कंट्रीज शेयर्ड अ क्लोज एंड फ्रेंडली रिलेशनशिप, जो मैंने आपको बताया। With the signing of Friendship Treaty in 1950, return of Taliban, India didn't officially recognize Taliban. However, instances of engagement continued. ठीक है। Deployment of technical team in Indian Embassy, ऑफिशियल ज्वाइंट सिक्योरिटी मीटिंग जो नवंबर 2024 में हुई थी, ये सब हुआ था। अच्छा, इंपॉर्टेंट क्या है देखिए, इंपॉर्टेंस क्या है, अफगानिस्तान भारत के लिए कैसे इंपॉर्टेंट कैसे रखता है? लोकेशन, मतलब स्ट्रेटेजिक लोकेशन, इसका हार्ट ऑफ एशिया कहा जाता है। अफगानिस्तान हार्ट ऑफ एशिया में स्टेब्लिश है। सिग्निफिकेंट एज इट हैज सर्व्ड एज अ रूट टू इंडिया सिंस द एंशिएंट टाइम्स थ्रू द सेलेक्टेड पैसेज ऑफ खैबर एंड बोलान। आपको पता है, जो मुस्लिम आक्रमणकारी उस समय आए थे शुरू शुरू में, ये खैबर पख्तूनवा से ही आते थे। खैबर पास है, खैबर पास क्या है? ये 2 पहाड़ी है, तो इसका जो पास है, इसे खैबर पास है, हिंदू कुश माउंटेन रेंज में है। स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी, अफगानिस्तान हैज बीन यूज्ड एज अ हेवन बाय द टेरर ग्रुप्स, ठीक है। स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी के लिए भी, अगर हमारा अफगानिस्तान से जितना अच्छा संबंध रहेगा, तालिबान से थोड़ा संबंध सुधरेगा, तो आतंकवाद पर नकेल कसेगी, ठीक है। engaging with Central Asia, as Afghanistan is strategically located at the crossroads of Central Asia and South Asia. Strengthening India's soft power, ठीक है, आपको बता दिया वही। जैसे भारत न्यूमरस प्रोजेक्ट अफगानिस्तान में चलते हैं, जैसे अफगानिस्तान इंडिया फ्रेंडशिप डैम,
जिसको सलमा डैम कहा जाता है, जरान डेलाराम हाईवे, ठीक है, ये भी एक है। राइजिंग रोल ऑफ चाइना, चाइना इज बिलीव टू बी टेकिंग अप अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन काबुल अलॉन्ग विद द एक्सचेंजिंग विजिट ऑफ एम्बेसडर्स, ठीक है। तो जरूरी है कि भारत भी अपना प्रेजेंस वहां पे बढ़ाए, कहाँ पे, अफगानिस्तान में। आइए नया टॉपिक देखते हैं। मराठी लैंग्वेज को ऑफिशियली क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दे दिया गया है। द स्टेटस एक्नॉलेज मराठी डीप हिस्टोरिकल रूट्स, इट्स रोल इन शेपिंग नेशनल कल्चरल आइडेंटिटी। पहला क्लासिकल लैंग्वेज का किसको दिया गया था, आपको पता है? 2004 में दिया गया था तमिल को। जो अभी 5 नए दिए गए हैं, क्या कहते हैं लैंग्वेज को, कौन कौन से आपको, मैं आपको छोटा वो बता देता हूँ याद करने के तरीके। माँ बाप, ठीक है, माँ बाप। जब कैसे याद करेंगे आप इसको, तो एक हटा दीजिए, मराठी, ठीक है, असमीज, बंगाली, प्राकृत एंड पाली, देख लीजिए। अच्छा क्राइटेरिया देख लीजिए, जो इसको चुनने का क्राइटेरिया था वो 2000 लास्ट ईयर चेंज किया गया था 2024 में। क्या क्या क्राइटेरिया, हाई एंटिक्विटी ऑफ इट्स अर्ली टेक्स्ट रिकॉर्डेड हिस्ट्री ओवर अप 1500 या 2000 तक, मतलब 1500 या 2000 पीरियड तक कोई एक रिकॉर्डेड टेक्स्ट की हिस्टोरिकल टेक्स्ट उसको मिले। A body of ancient literature text considers a heritage by generation of speakers. Knowledge text, especially prose text, in addition to poetry, epigraphical, and inscriptional evidence. The classical language and literature could be distinct from its current form and could be discontinuous with the later form or its offshoot. कुल मिला के उसका कुछ एक ऐतिहासिक और क्या कहते हैं सांस्कृतिक रूप से उसका कुछ साक्ष्य मिलना चाहिए, ठीक है। अदर लैंग्वेज देख लेते हैं, जो 6 अदर लैंग्वेज कौन से दिए गए थे। तमिल को 2004 में, संस्कृत को 2005 में, तेलुगु और कन्नड़ को 2008 में, मलयालम को 2013 में और उड़िया को 2014 में, ठीक है। पाली, प्राकृत, असम, बंगाली, मराठी। अच्छा ये जो मराठी है ना, ये प्राकृत से ही निकला है, ये भी जान लीजिए। बेनिफिट ऑफ क्लासिकल लैंग्वेज के बेनिफिट्स क्या है, प्रिजर्वेशन ऑफ डॉक्यूमेंटेशन अलॉन्ग विद द डिजिटाइजेशन ऑफ द एंशिएंट टेक्स्ट, जनरेशन जॉब इन आर्काइविंग, ट्रांसलेशन, पब्लिशिंग, डिजिटल मीडिया। एकेडमिक बेनिफिट्स मिलेंगे, एजुकेशन जो मिनिस्ट्री है, शिक्षा मंत्री जो अपने हैं, ये क्या पैसा देंगे, प्रोवाइड फंड देंगे तो मेजर एनुअल इंटरनेशनल अवार्ड भी देंगे इनको, फंडिंग मिलेगी जो मैंने आपको बता दिया। मराठी लैंग्वेज के बारे में बता दें, इंडो आर्यन लैंग्वेज से निकला हुआ मराठी। महाराष्ट्री, महाराष्ट्री प्राकृता, डायलेक्ट क्या, प्राकृत का डायलेक्ट नहीं बताया, प्राकृत को भी मिला, लेकिन प्राकृत से निकला मराठी उसको भी मिला है। ये प्राकृत शब्द सातवाहना, मराठी में सातवाहना पीरियड से बोला जाता था। ग, गथा इस गथा सप्तशती है, इसको गथा को आप कथा कह सकते हो, कथा सप्तशती, सप्तशती, ये गथा सप्तशती लिखा है। इट इज ए कलेक्शन ऑफ पोएट्री एट्रीब्यूटेड टू द सातवाहना किंग हाला। देखिए आप देखते होंगे, हिस्ट्री पढ़ते होंगे, घटना चक्र में पढ़ते होंगे, आपके एनसीईआरटी में पढ़ते होंगे, तो हाला नाम सुनते होंगे, राजा था सातवाहना किंग हाला थे, उन्हीं के द्वारा लिखा गया था ये। वन ऑफ द अर्लीस्ट नोन लिटरेरी वर्क इन मराठी, ठीक है। आइए देखते हैं, अ न्यू स्टडी रिवील्स 24% ऑफ द वर्ल्ड्स फ्रेश वाटर स्पीसीज आर एट द रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन। किसने किया इसको, मल्टी टैक्सन ग्लोबल फ्रेश वाटर फौना असेसमेंट, आईयूसीएन द्वारा किया गया है। मेजर हॉट स्पॉट कौन कौन से, लेक विक्टोरिया, लेक टिटिकाका, लेक विक्टोरिया कौन कौन से देश से मिलकर बनता है, केनिया, तंजानिया और युगांडा। टिटिकाका बोलिवियन पेरू, याद रखिएगा बोलिवियन पेरू। श्रीलंका का वेट जोन जो है भारत के वेस्टर्न घाट, ये इंपॉर्टेंट मेजर हॉट स्पॉट्स की बात किया गया है। क्रैब्स, क्रेफिश, श्रिम्प्स आर द हाईएस्ट रिस्क ऑफ द एक्सटिंक्शन फॉलोड बाय फ्रेश वाटर फिशेस। एट लीस्ट 4294 यानी 4294 स्पीसीज जो है, लगभग 23,000 में से फ्रेश वाटर एनिमल जो है वो एक्सटेंशन का हो सकता है, हो सकता है। एरिया विद द हाई वाटर स्ट्रेस, यूट्रोफिकेशन, वेयर देयर इज ए हाई डिमांड एंड लो सप्लाई, एंड एरियाज विद द मोर यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन होता है क्या, मैं आपको बता दूं, मान लीजिए खेती कर रहे हैं आप, ठीक है, खेती कर रहे हैं,
हाँ, आप एक्सेस फर्टिलाइजर का यूज कर रहे हैं, एनपीके फर्टिलाइजर, पोटेशियम फॉस्फेट सब यूज कर रहे हैं, तो अब खेत द्वारा पूरा सबका पूरे खाद का इस्तेमाल तो हो नहीं रहा है, तो कभी रनिंग वाटर या पानी का जो बरसात है, ठीक है, उसके थ्रू जो ये फर्टिलाइजर के जो न्यूट्रिएंट कंटेंट है पानी के थ्रू कभी कभी नदियों में आ जाते हैं, ठीक है, नदियों में आ गए। अब नदियों में आए तो ये मान लीजिए ये नदी है, अब नदी में तो आपको पता है फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे जीवाश्म होते हैं, कीटाणु होते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये सब क्या करते हैं, ये सब खा लेते हैं, उनको खा के अपना आप फूल जाते हैं, तो अलगी ब्लू, ठीक है, अलगी जो होते हैं ना, वो उसी में अलगर ब्लूम बन जाता है, तो खाद अलगर ब्लूम बन जाता है, जब अलगर ब्लूम बन जाता है तो क्या होता है, ये पानी की जो ऊपरी सतह होती है उसको ढक लेती है, जब पानी की ऊपरी सतह को ढक लेती है तो सूरज की रोशनी है वो नीचे तक नहीं जा पाती है, नीचे जब सूरज की रोशनी नहीं जा पाती है तो दो कारण होता है, एक तो सनलाइट नहीं मिल पाता तो नीचे वाले जीवाश्म जो होते हैं वो उनको धूप नहीं मिलता है, ठीक है, दूसरा ऑक्सीजन एयर को भी रोकते हैं तो ऑक्सीजन की अंदर कमी आ जाती है, ठीक है, तो दोनों प्रॉब्लम होता है, जब आप पूरा एकदम चारों तरफ से बंद कर दोगे और एयर का कोई कांटेक्ट होगा नहीं तो उससे भी प्रॉब्लम होती है और नीचे के लोग मरने लगते हैं, तो इससे पॉल्यूशन होने लगता है, तो यूट्रोफिकेशन से समझ गया क्या होता है, पॉल्यूशन कैसे बढ़ता है, तो वही है यूट्रोफिकेशन, आर नॉट होम टू द हायर नंबर ऑफ थ्रेटेंड स्पीसीज, ठीक है, यूट्रोफिकेशन रिफर्स टू एन एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द वाटर लीडिंग टू ओवर ग्रोथ ऑफ एल्गी एंड प्लांट, जो मैंने आपको समझाया है। अबाउट फ्रेश वाटर लैंडस्केप के बारे में जान लीजिए, दीज आर होम टू द 10% ऑफ ऑल नोन स्पीसीज ऑन द अर्थ, सिग्निफिकेंस क्या है इनका, प्रोवाइड सेफ ड्रिंकिंग वाटर, लाइवलीहुड्स, फूड कंट्रोल एंड क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन में काम आते हैं। थ्रेट क्या है फेस कर रहे हैं लोग, मेनली फ्रॉम एग्रीकल्चर एंड फ्रॉम फॉरेस्ट्री द्वारा, ठीक है, डिग्रेडेशन हो रहा है, एग्जाम्पल लैंड कन्वर्जन फॉर एग्रीकल्चर यूज, वाटर एक्सट्रैक्शन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स, मतलब क्या, लैंड कन्वर्जन एग्रीकल्चर बड़े बड़े जंगलों को काट के एग्रीकल्चर के लिए भेज दे रहे हैं, ठीक है, वाटर एक्सट्रैक्शन मानी ग्राउंड वाटर ज्यादा निकाल रहे हैं, बड़े बड़े डैम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं जिसके लिए बड़े बड़े जंगल काटे जा रहे हैं, और डैम कंस्ट्रक्शन एक उसके नेचुरल फ्लो जो वो रिवर का होता है उसको डिस्टर्ब करता है। आईसीएन के बारे में जान लीजिए, 1948 में बना था, इस प्रोवाइड्स पब्लिक प्राइवेट एंड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, क्या, ठीक है, विद द नॉलेज एंड टूल्स विद एनेबल ह्यूमन प्रोग्रेस, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड नेचर कंजर्वेशन टू टेक प्लेस टुगेदर। मेंबरशिप देख लेते हैं, इट इज ए मेंबरशिप यूनियन कंपोज्ड ऑफ बोथ गवर्नमेंट एंड सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर कहाँ है, ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में, ठीक है, आईयूसीएन का। मियावाकी टेक्निक, देखिए जो यूपी पीसीएस मेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये इसको आप नोट कर सकते हैं, जो इलाहाबाद में क्या हुआ कि इलाहाबाद की जो गंगा नदी है उसी किनारे किनारे मियावाकी टेक्निक से इन लोग पेड़ पौधे मतलब जंगल बसा दिए, ठीक है, अराउंड 56,000 स्क्वायर मीटर्स ऑफ डेंस फॉरेस्ट वी आर क्रिएटेड इन प्रयागराज इन द लास्ट 2 years यूजिंग मियावाकी टेक्निक इन द प्रिपरेशन ऑफ महाकुंभ 2025, ठीक है, ये महाकुंभ 144 साल के बाद लग रहा है, अगर आप लोग इलाहाबाद जाके इसका आनंद लेना चाहे तो ले लीजिए। अरे फॉर देखिए अब कहेंगे 144 साल बाद कैसे सर, देखिए देखिए तीन कुंभ होता है, एक होता कुंभ, एक होता अर्ध कुंभ, ठीक है, एक होता महाकुंभ। कुंभ 12-12 साल में एक बार लगता है, अर्ध कुंभ 6 साल में एक बार लगता है, और महाकुंभ 144 साल में एक बार लगता है, ठीक है, तो 144 कैसे, तो 12 का स्क्वायर कर दीजिए, 12 भी जो कुंभ भी हर 12 साल में, जो कुंभ जो 12वां साल का कुंभ होगा, 12वीं बार का कुंभ होगा उसको महाकुंभ कहते हैं, तो ये वही वाला महाकुंभ है। आइए टॉपिक से ज्यादा डिबेट नहीं होते, जो मेन चीज बताते हैं, तो मियावाकी टेक्निक है कि यूपीएससी 2022 में सवाल पूछा था एक बार कि हाँ मियावाकी टेक्निक किससे संबंधित है, जी हाँ मियावाकी टेक्निक किससे संबंधित है, आप समझ लिए ना कि यूपीएससी क्यों पूछी थी 2022 में, कि 2022 के पहले न्यूज में भी था और यूपी में इसका इस्तेमाल भी किया जा रहा था बड़े स्तर पे महाकुंभ के लिए। रिफॉरेस्टेशन टेक्निक, समझ के क्या है ये, रिफॉरेस्टेशन टेक्निक है ये, डेवलप्ड बाय जापानीज एक बॉटनिस्ट है अकीरा मियावाकी, अकीरा मियावाकी, ठीक है, तो उन्हीं के नाम पे है ये। देखिए पोटेंशियल नेचुरल वेजिटेशन क्या है, पीएनवी मींस दैट वेजिटेशन जो होता है विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन, ठीक है, ह्यूमन इंटरवेंशन के बिना जो वेजिटेशन आ जाए उसके लिए है। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की बात करते हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी लेट फाउंडेशन स्टोन ऑफ इंडिया, देखिए इंडिया फर्स्ट ग्रीन
हाइड्रोजन हब, भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब कहाँ पे स्टेब्लिश हुआ है, मतलब फाउंडेशन स्टोन रखा गया विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, ठीक है। नेशनल इस मिशन के बारे में बता दूं, ये जनवरी 2023 में लॉन्च किया गया, अनाउंस किया गया मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी द्वारा। इसका एम क्या था कि मेक इंडिया ग्लोबल हब फॉर प्रोडक्शन यूजेस एंड एक्सपोर्ट ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन एंड इट्स डेरिवेटिव्स। प्रोडक्शन इसका टारगेट क्या था, 5 मिलियन मेट्रिक टन पर एनम प्रोडक्शन करेंगे बाय 2030 तक। कंपोनेंट इसके क्या है, among the various components is includes strategic intervention for green hydrogen transition site program which include incentives for manufacturing of electrolyzer and production of green hydrogen। तो साइट प्रोग्राम के थ्रू इलेक्ट्रोलाइजर प्रोडक्शन का काम करना था, मैन्युफैक्चरिंग का काम करना था, जो कि फर्दर ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन में काम आता। और दूसरा क्या था इसका, डेवलपमेंट ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन हब, ठीक है। आर्टिसन कंडीशन क्या है, आर्टिसन कंडीशन देखा गया कहाँ पे, जैसलमेर राजस्थान में। होता क्या, कभी कभी आपको कहीं कहीं देख इम्परमिएबल रॉक जो होते हैं, ठीक है, वो आपको दिखते होंगे, जैसे कभी कभी पानी निकलता है, धीरे धीरे निकलता बहता हुआ दिखता है, ठीक है। पानी बिना आप नल के, आर्टिसन उसको वेल कभी कभी कहते हैं, बिना नाली के, जो बिना कहीं नल के आप पानी निकलता हुआ जमीन से पाते हैं, ठीक है, उसको आर्टिसन कंडीशन कहते हैं। द वर्ड आर्टिसन इज स्पेशली यूज्ड व्हेन वाटर इज कन्फाइंड अंडर प्रेशर बिलो लेयर ऑफ रिलेटिव impermeable rock. It is located deeper below the earth surface surrounded by poorly permeable rocks that result in high pressure underground. Artisan condition occur due to the movement of groundwater from recharge area to point of discharge at lower elevation, ठीक है। नीचे नेचुरल स्प्रिंग है, ड्रिलिंग इंडस्ट्री इन सब में काम आता है। इट इज डिफरेंट फ्रॉम द वाटर फ्लोइंग नॉर्मली थ्रू द ट्यूबवेल्स एंड वेल्स, ठीक है। सोनोबॉय क्या, सोनोबॉयज क्या, इंडिया एंड यूएस विल प्रोड्यूस इंटर ऑपरेबल सोनोबॉयज फ्रॉम इंडियन नेवी, फॉर द इंडियन नेवी के लिए लोग को प्रोड्यूस करेंगे, अमेरिका और भारत मिलकर को प्रोड्यूस करेगा। इनिशिएटिव्स इज अलाइंड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ यूएस इंडिया आईसेट। आईसेट क्या चीज है, देखिए आईसेट क्या, स्मॉल में लिखा जाता है, इसे ऐसे लिखा जाता है आईसेट, इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, ठीक है। आईसेट किसके किसी बीच में, यूएस और अमेरिका, यही यूएस और भारत, ठीक है, यही इंपॉर्टेंट है, ध्यान दे दीजिएगा। सोनोबॉय क्या है, ये एयर लॉन्च एक्सपेंडेबल इलेक्ट्रोमैकेनिकल अकाउस्टिक सेंसर है, प्रोवाइड्स क्रूशियल वाटर टेम्परेचर डेटा टू एनहेंस एक्यूरेसी ऑफ अदर सोनार सिस्टम। ये मेनली एंटी सबमरीन वॉरफेयर में काम आता है, ओशनोग्राफिक रिसर्च में काम आता है। इससे आप पता लगा सकते हैं कौन सा सबमरीन किसकी कहाँ पे है, ठीक है। रेडियो एक्सेस रैन, एक, एक, एक यहाँ पे देखिए सोप स्टोन क्या है, उत्तराखंड हाईकोर्ट पुल्ड अप अथॉरिटीज फॉर द अनरेगुलेटेड सोप स्टोन माइनिंग। स्टेटाइट जानते हैं, इसी को सोप स्टोन भी कहते हैं, वहाँ पे अनरेगुलेटेड माइनिंग हो रही थी कहाँ पे, उत्तराखंड में। स्टेटाइट क्या चीज है, एक मेटामॉर्फिक रॉक है जो कि टाक से बनता है, मेड ऑफ टाक। टाक जो पाउडर होता है, नहीं ठंडा ठंडा कूल टाक, आप देखते होंगे शाहरुख खान प्रचार करता था, ठीक है। द पाउडरी सब्सटेंस होता है, नेचुरली अकरिंग मिनरल्स यूज इन कॉस्मेटिक्स में यूज होता है, ठीक है, फार्मास्यूटिकल में यूज होता है, अदर इंडस्ट्रीज में यूज होता है इसका। डिपेंडिंग ऑन द सोर्स क्वेरी इट कंटेन्स वेरिंग अमाउंट्स ऑफ अदर मिनरल्स लाइक मीका, क्लोराइड, ये सभी पाया जाता है। इसका रिजर्व सबसे ज्यादा कहाँ पे, राजस्थान में है, उसके बाद उत्तराखंड में, किसका, स्टेटाइट का। रैन क्या है, रेडियो एक्सेस नेटवर्क रैन है। एआई टच एलएलपी हैज रिसीव्ड फंडिंग अंडर डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन यानी टीटीडीएफ स्कीम ऑफ यूसुफ नाउ डिजिटल भारत निधि टू डेवलप कंपोनेंट ऑफ 5G रैन। मेनली क्या है, कहानी क्या है, देखिए रैन क्या होता है, रेडियो एक्सेस नेटवर्क। ये क्या है, एक वायरलेस टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम है, सिंपल सी बात है, जो कि आपके सेलफोन और कंप्यूटर को कनेक्ट कर सकता है रेडियो लिंक द्वारा, ठीक है। सेलफोन रेडियो कनेक्ट टू अ नेटवर्क वाया रेडियो लिंक, ठीक है। अब रेडियो वेव द्वारा आप सेलफोन और कंप्यूटर का यूज कर सकते हो। इट फैसिलिटेट्स कम्युनिकेशन बिटवीन यूजर्स इक्विपमेंट एंड द कोर नेटवर्क विच मैनेज सब्सक्राइबर डेटा एंड लोकेशन इंफॉर्मेशन, समझ गए। अब प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के बारे में जान लीजिए कि अब बताया गया है कि 2014 में लगभग 14.52 करोड़ एलपीजी सिलेंडर बांटे गए थे, एलपीजी कनेक्शन दिए गए थे, क्योंकि 2024 तक कुल कितने एलपीजी कनेक्शन हो गए हैं, 32.83 करोड़। कितना हो गया है, 32.83 करोड़। किसने बताया, ये मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने बताया, ठीक है।
10.33 करोड़ एलपीजी कनेक्शन दिए गए हैं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत पिछले 10 सालों में। देखिए, पीएम उज्ज्वला योजना 2016 में आई थी टू मेक क्लीन एंड कुकिंग फ्यूल सच एज एलपीजी अवेलेबल टू रूरल एंड डिप्राइव्ड हाउसहोल्ड which were otherwise using a traditional cooking fuel such as firewood, coal। समझ गए, मेनली उनको एलपीजी सिलेंडर देने के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना आप जानते ही हैं। इसमें डेटा क्या था कि पिछले 10 साल में लगभग कितने ऐड किए गए हैं, कनेक्शन दिया गया 0.33। ठीक है, 0.33। मतलब ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि 1947 से लेकर 2014 तक सिर्फ 14 करोड़ दिया गया था और फिर हम लास्ट 10 साल में ही 10 करोड़ दे दिए थे। मेन से गवर्नमेंट ये कहना चाहती है। अब प्लेसेस इन न्यूज में देख लीजिए क्या है। एक और देख लीजिए, फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2025 के तहत वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने रिलीज किया। कौन? फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में की फाइंडिंग्स क्या है? अबाउट 170 मिलियन न्यू जॉब्स विल बी क्रिएटेड बाय ग्लोबल मैक्रो ट्रेंड्स बाय 2030। टेक्नोलॉजिकल रिलेटेड रोल्स आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग जॉब्स इन द परसेंटेज आर टर्म्स which include big data specialist, fintech engineers, clerical and secretarial workers जो है are expected to see the largest decline in the absolute numbers. Workers can expect that 2/5 यानी 39% of their existing skill set will be transformed or become outdated over 2025 to 2030. वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इज द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर पब्लिक प्राइवेट कोऑपरेशन। ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का आप जानते हैं कहाँ पे होता है, ये डाओस डाओस स्विट्जरलैंड में इसकी मीटिंग होती है। आइए देखते हैं मलेशिया के बारे में, प्लेसेस न्यूज, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक है आज का। मलेशिया के बारे में जानते हैं, इसकी राजधानी कौन सा है? कुआलालंपुर। कुआलालंपुर, ठीक है, कुआलालंपुर कहते हैं। देखिए ये इंडोनेशिया है। मलेशिया दो जगह पे, जैसे ये वाला मलेशिया देख रहे हैं और दूसरा ये बोर्नियो आइलैंड। क्या है? ये बोर्नियो आइलैंड है। ये इस आइलैंड में 3 देश हैं, एक इंडोनेशिया, दूसरा मलेशिया और तीसरा ब्रुनई। ठीक है, तो मलेशिया यहाँ पे भी है और मलेशिया यहाँ पे भी है। ठीक है, India's Malaysia held their first security dialogue to deepen counter-terrorism ties. Location Southeast Asia, just north of Equator. ठीक है, separated by South China Sea in peninsular Malaysia and East Malaysia। ठीक है, बॉर्डरिंग नेशन क्या है, कौन कौन से? थाईलैंड है, मैरीटाइम है। इंपॉर्टेंट बस इसमें इतना जान लीजिए। बॉर्डरिंग वाटर बॉडी स्टेट ऑफ मलक्का आप जानते ही हैं कहाँ पे है, साउथ चाइना सी, जो चाइना का विवाद चल रहा है। माउंटेन रेंज, मेन रेंज है। ठीक है, हाईएस्ट पीक क्या है? माउंट किनाबालू। तो मलेशिया का हाईएस्ट रेंज कौन सा, माउंटेन कौन सा? माउंट किनाबालू है। मेजर रिवर कौन सा? पहांग, रजांग एंड किनाबतंगन। किनाबतंगन इंपॉर्टेंट, पहांग और रजांग डाल दीजिए, क्योंकि किनाबतंगन तो आयोग छापेगा भी नहीं लिख के, कहेगा कौन इतना बड़ा नदी छापे लिख के। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कुछ नया सजेशन, कुछ नया फीडबैक देना चाहे जरूर दें। और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जीएस पुराण को अपना चैनल, इस चैनल को और आगे बढ़ाइए। आपका बहुत सहयोग चाहिए मुझे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आपका दिन शुभ मंगलमय और जय हिंद, जय भारत।